और आज हम रोलिंग मोशन लेके थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं और इस सेशन में मैं मेनली बताने वाला हूँ कि रोलिंग मोशन के कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझने हैं। लेकिन फॉर सम रीज़न स्टूडेंट्स खुद सोचते हैं रोलिंग मोशन अलग है। वो है कि रोलिंग मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन पकड़ो। ये बहुत ऑब्वियस सा चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते नहीं है। और प्योर ट्रांसलेशन के केस में अगर काइनेटिक एनर्जी देखें तो वो तो हाफ mv² है। m would refer to the total mass of this, v refers to the velocity of the body। ठीक है, ये हो गया प्योर ट्रांसलेशन। और प्योर रोटेशन के केस में काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मैकेनिक्स वाला जो होता है हाफ i⍵² एज इज। वो सेंटर ऑफ मास एक स्पीड से जा रहा है और सारे पार्टिकल्स उसके अराउंड एंगुलर वेलोसिटी कर रहे हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी करते करते क्योंकि वो एक्सिस शिफ्ट हो रहा है इसीलिए पार्टिकल्स भी शिफ्ट होते हुए जा रहे हैं। ये हो गया तुम्हारा नेट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जिसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इंक्लूडेड है। काफी स्टूडेंट समझते हैं ये तो बस ट्रांसलेशनल लिया है। ये जो ट्रांसलेशनल इंटू k²/r² है वही तुम्हारा रोटेशनल पार्ट है फॉर प्योर रोलिंग। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल पे। मैं हूं अनिरुद्धा सर, आपका फिजिक्स फैकल्टी। और आज हम रोलिंग मोशन लेके थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं और इस सेशन में मैं मेनली बताने वाला हूं कि रोलिंग मोशन के कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझने हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानने हैं। और अगर आप वो जानते हो तो जेई मेंस लेवल पे कोई भी क्वेश्चन पिचाक भी आ गया, अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन डील कर पाओगे। तो मेनली बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, वो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, किन फॉर्मूलाज पे आपको ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं इस सेशन में। तो सेशन को एंड तक देखना, और सेशन पसंद आए तो डू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर दो अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोलिंग मोशन के डिस्कशन को स्टार्ट करते वक्त रोलिंग मोशन को सब ज़्यादातर स्टूडेंट्स समझते हैं कि एकदम अलग काइंड का मोशन है, समझ में नहीं आता। लेकिन रोलिंग मोशन को समझने का सबसे सिंपल तरीका जो हर बुक में लिखा होता है, जो हर टीचर बताता है, लेकिन फॉर सम रीजन स्टूडेंट्स खुद सोचते हैं रोलिंग मोशन अलग है, वो है कि रोलिंग मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन पकड़ो। ये बहुत ऑब्वियस सा चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते नहीं है। क्योंकि तुम जैसे ही उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगोगे तब एनी वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस रोलिंग मोशन के वो तुम्हारे चुटकी बजाते हुए हो जाने वाले। क्योंकि जेई मेंस लेवल पे स्लिपिंग या स्लाइडिंग वाले केसेस नहीं आएंगे उतने, ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज है फॉर प्योर रोलिंग वाला, तो उसको ही हम लोग ज़्यादा फोकस करने वाले हैं इस सेशन पे। तो सबसे पहले अगर हम प्योर ट्रांसलेशन का देखें, और प्योर ट्रांसलेशन को ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना, तब कंफ्यूज हो जाओगे। ब्लॉक से फिर एक डिस्क या स्फीयर पे जाने में कंफ्यूज हो जाओगे। तो तुम प्योर ट्रांसलेशनल इस व्हील के ऊपर ही देखो, इस डिस्क के ऊपर ही देखो। प्योर ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, ये एज इट इज लिटरली ऐसे घिसते हुए जाता है। मतलब अगर मैं कोई एक पॉइंट पकड़ूं यहां पे, थोड़ी देर बाद अगर मैं देखूं तो वो वाला पॉइंट वहीं पे रहेगा, उसका कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैं सेंटर के रिलेटिव इस पॉइंट को देखूं कि दैट पॉइंट इज राइट अबव द सेंटर, किसी भी पॉइंट इन द मोशन वो पॉइंट राइट अबव द सेंटर ही होने वाला है। इसी का मतलब है प्योर ट्रांसलेशन। मतलब जो सेंटर है उसके अबाउट घूमना है ही नहीं, इट्स एज इट इज। सोच लो इसको ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लॉक, वो घिसते हुए आ रहा है। सो दिस इज द केस जिसको बोला जाता है स्लाइडिंग। दिस इज सिमिलर टू दैट केस। ये है प्योर ट्रांसलेशन। अब प्योर ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखोगे कि प्योर ट्रांसलेशन का प्रॉपर्टी ये होता है कि किसी भी पॉइंट को ले लो बॉडी के ऊपर, किसी भी पॉइंट को कहीं पे भी, अंदर बाहर कहीं भी ले लो, हर एक पॉइंट का स्पीड सेम होने वाला है। हर एक पॉइंट का स्पीड सेम होगा, क्योंकि इट्स लाइक एक ब्लॉक को ही मैंने खिसकाया है। ब्लॉक को अगर मैं धक्का मार रहा हूं, लिटरली वो ब्लॉक क्योंकि रिजिड बॉडी है तो हर पॉइंट का स्पीड सेम होगा, सब एक साथ जा रहे होंगे। सेम थिंग अप्लाइज फॉर दैट। एनी पॉइंट ऑन दिस बॉडी विल हैव द सेम स्पीड एट एनी टाइम। ठीक है। और प्योर ट्रांसलेशन के केस में अगर काइनेटिक एनर्जी देखें तो वो तो हाफ mv² है। m would refer to the total mass of this, v refers to the velocity of the body। ठीक है, ये हो गया प्योर ट्रांसलेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट विच इज द प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा है, किस चीज को हम प्योर रोटेशनल मोशन बोलते हैं। प्योर रोटेशन का मतलब ये नहीं है कि बस घूम रहा है, वो रोलिंग मोशन में भी होता है। प्योर रोटेशन हम तब बोलते हैं जब जो एक्सिस पॉइंट है वो शिफ्ट नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं प्योर रोटेशन। अगर एक्सिस पॉइंट शिफ्ट होने लगता है तब ट्रांसलेशन भी आ गया।
अगर एक्सिस पॉइंट फिक्स है तो हर एक पॉइंट बॉडी पे उस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, वहां पे तुम्हारा एक एंगुलर वेलोसिटी होगा, उस पॉइंट के अबाउट घूम रहे। और इस प्योर रोटेशन वाले केस में ऑब्वियसली किसी भी पॉइंट का अगर तुम्हें स्पीड चाहिए, पहला तो वो स्पीड, अगर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं चीज को, ये एक्सिस पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे स्पीड चाहिए तुमको, सपोज ये टॉप पॉइंट ही मैं स्पीड बोलूं, पहली बात तो स्पीड टेंजेंशियल होगा सर्कुलर मोशन के अगर ऐसे घूम रहा है, और सेकेंडली द स्पीड विल बी प्रोपोर्शनल टू कितना डिस्टेंस पे है वो फ्रॉम द एक्सिस पॉइंट। मतलब अगर मैं इंटरनल पॉइंट लूं, सपोज ये पॉइंट लूं, उसका स्पीड कम होगा। सो हियर द स्पीड डिपेंड्स ऑन द रेडियस। ठीक है, स्पीड डिपेंड्स ऑन द रेडियस। ट्रांसलेशन में वैसा कुछ बात नहीं था, राइट। और प्योर रोटेशन के केस में काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मैकेनिक्स वाला जो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एज इज। अब दोनों मिला के चलते हैं हम लोग रोलिंग मोशन में। रोलिंग मोशन ट्रांसलेशनल से अलग क्यों है? इसका तो आंसर सिंपल है, रोलिंग मोशन ट्रांसलेशनल से अलग है क्योंकि ये घूम रहा है, तो वो तो साफ दिखता है, लेकिन घूम रहा है, इसको हम रोटेशनल मोशन से अलग क्यों बताते हैं? क्योंकि इसमें इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, राइट, इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। तो इसमें तुम सोचो कि ये जो एक्सिस है, दैट एक्सिस इज नॉट एट रेस्ट, ये एक्सिस खुद मूव कर रहा है। इस एक्सिस पे ज्यादातर बॉडी जो तुम्हें दिए जाएंगे, स्फीयर हो, डिस्क हो, रिंग हो, जो भी दिए जाए, एक्सिस इन मोस्ट केसेस विल रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ मास। एक्सिस विल बी थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अब देखो, मेरे को पता है एक एक्सप्लेनेशन भी होता है जो मैं भी कराता हूं, जिसमें है कि द बॉडी इज टेक्निकली स्पिनिंग अबाउट दिस पॉइंट। वो एक एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन उसको समझने से बेटर, अगर उसको समझने में तुमको डिफिकल्टी हो रही है, तब तुम सिंपल इस एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हो। मैं दिखाऊंगा जैसे ही तुम ट्रांसलेशनल रोटेशनल को जोड़ दोगे कॉन्सेप्ट्स को, तो वो जो स्पीड एट डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो खुद ब खुद सेंस बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले समझते हैं कि ये जो सेंट्रल एक्सिस है वो भी मूव कर रहा है, और यहां पे सेंट्रल एक्सिस का स्पीड, ये जो स्पीड v दिया रहता है, जो ट्रांसलेशनल स्पीड है, वो टेक्निकली इस एक्सिस का स्पीड होता है। वो सेंटर ऑफ मास कितना स्पीड से जा रहा है, वो स्पीड होता है v। वो सेंटर ऑफ मास एक स्पीड से जा रहा है और सारे पार्टिकल्स उसके अराउंड एंगुलर वेलोसिटी कर रहे हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी करते करते, क्योंकि वो एक्सिस शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए पार्टिकल्स भी शिफ्ट होते हुए जा रहे हैं। तो तुम रोलिंग मोशन को ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का कॉम्बिनेशन सोच लो। अब यहां पे सबसे पहले v इज इक्वल टू ओमेगा आर, सबसे पहले v इज इक्वल टू ओमेगा आर, राइट। ये देखो, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम लोग एट रेस्ट लेते हैं, वो लेते हैं, तो अज्यूम करते हैं कि इसके बेसिस पे घूमता है। इसको सोचने से बेटर है, इसका इवन रीजन खुद ब खुद दिख जाएगा तुमको। रीजन तो तुम्हें कैसे दिखेगा? अगर तुम मोशंस को अलग से देखो, ये है ट्रांसलेशनल, जहां पे हर बॉडी का सेम वेलोसिटी है, हर बॉडी, ये तुम इस पॉइंट का पकड़ो, इस पॉइंट का पकड़ो कि इस पॉइंट का पकड़ो, सबका वेलोसिटी सेम है v, जैसा हमने बताया। ठीक। रोटेशनल केस में क्या होता है? प्योर रोटेशन का देखो, प्योर रोटेशन में इसका वेलोसिटी 0 है। टॉप पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? टॉप पॉइंट का वेलोसिटी, अगर एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो टॉप पॉइंट का वेलोसिटी होगा ओमेगा आर। इवन इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा ओमेगा आर, इवन इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा ओमेगा आर। अब तुम दोनों को जोड़ दो, अगर तुमने दोनों को जोड़ दिया, तब देखो टॉप पॉइंट पे ट्रांसलेशनल भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहा था, रोटेशनल भी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहा है, रोटेशनल भी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहा है। अब प्योर रोलिंग के केस में, प्योर रोलिंग के केस में याद रखना कि वो जितना रोल करके आगे जाएगा ना, जितना रोल करेगा उतना वो आगे जाएगा। तो v बिकम्स इक्वल टू ओमेगा आर। ये सिंपल है कि लिटरली सपोज एक बॉल को मैं यहां दिया, राइट, यहां से मैं वो बॉल थोड़ी देर में यहां पे आया, और उतनी देर में ये जो टॉप पॉइंट था वो टॉप पॉइंट यहां पे आ गया, राइट। प्योर रोलिंग बता रहा हूं मैं, ये टॉप पॉइंट यहां से यहां पे आ गया रोलिंग के बीच में। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया वो टेक्निकली कितना डिस्टेंस है? वो ये डिस्टेंस है। खुद सोचो, अगर मैंने यहां पे एक रस्सी लपेटा होता
तो अगर वो रस्सी खुल रहा होता तो वो इतना रस्सी खुलता, इतना अमाउंट ऑफ रस्सी खुलता इतना जाने में। उसी से तुम्हें पता चल जाएगा कि V इज इक्वल टू ओमेगा आर आता है। प्योर रोलिंग के केस में V इक्वल टू ओमेगा आर आता है। तो अगर वैसा है तो ट्रांसलेशनल टॉप पॉइंट का देखो, ट्रांसलेशनल उधर वेलोसिटी दे रहा है, सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी रोटेशन भी उधर दे रहा है। इसीलिए रोलिंग के केस में टॉप पॉइंट का वेलोसिटी होता है 2v इन दैट डायरेक्शन। सोचने वो जो होता है कि इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन कराओ, सोचने की भी जरूरत नहीं है। ट्रांसलेशन टॉप पॉइंट को उधर भी देता है, रोटेशन टॉप पॉइंट को उधर भी देता है। जस्ट याद रखना, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के अगर प्योर रोलिंग हो रहा है, ट्रांसलेशनल स्पीड जो है एजेस का, रोटेशनल स्पीड भी वही होगा, लीनियर रोटेशनल स्पीड भी वही होगा। ठीक है, तो इधर का 2v हुआ। इस पॉइंट का अगर देखें, इस पॉइंट का अगर देखें तो लीनियर उस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहा है, रोटेशन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहा है, दोनों सेम v और v एट 90 डिग्री। तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? v रूट टू v। ठीक, और बॉटम पॉइंट का देखो, बॉटम पॉइंट में ट्रांसलेशन उधर v दे रहा है, रोटेशन इधर v दे रहा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और इक्वल मैग्नीट्यूड है प्योर रोलिंग में, दे कैंसिल आउट, इसीलिए बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। एक्सिस का वेलोसिटी क्या है? ट्रांसलेशनल के केस में एक्सिस का वेलोसिटी है v, रोटेशनल के केस में एक्सिस का वेलोसिटी है 0 प्योर रोटेशन के केस में। दोनों को जुड़ाओगे तो क्या बचा? v प्लस 0 दैट इज v ओनली। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो तुम्हें वो सोचना ही नहीं पड़ेगा कि इस एज के अबाउट घूम रहा है, क्योंकि वो काफी स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है। ट्रांसलेशनल का देखो वेलोसिटी क्या निकल रहा है, रोटेशनल का देखो वेलोसिटी क्या निकल रहा है, दोनों को बस जोड़ दो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। बस प्योर रोलिंग के टाइम इतना ध्यान रखना है, प्योर रोलिंग के टाइम जो रोटेशनल जितना वेलोसिटी देता है ऑन द एज दैट इज इक्वल टू ट्रांसलेशन। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे तो तुम्हारा अगर वेरिएशन के स्लाइडिंग और स्लिपिंग वाला केस भी आ गया ना, तो भी इट विल मेक इंस्टेंट सेंस टू यू। जैसे सपोज जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग के टाइम में मतलब वो आगे ज्यादा जा रहा है लेकिन ज्यादा घूम नहीं रहा है, धीरे घूम रहा है लेकिन घिसते हुए आगे जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग। तो उस केस में क्या होता है, v ज्यादा होगा, ट्रांसलेशनल स्पीड ज्यादा होगा, कम घूम रहा है तो इसका v कम होगा, राइट, इसका v कम होगा। तो अगर मैं इसको सपोज v ओमेगा करता हूं, इसको मैं vt करता हूं राइट नाउ, तो टॉप पॉइंट पे देखो ऐसा बात नहीं है कि टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी उल्टा होगा, क्योंकि टॉप पॉइंट में दोनों वेलोसिटी ही उधर है, इसीलिए टॉप पॉइंट पे इट वुड स्टिल बी vt प्लस vw। यहां पे भी तुम अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो। फर्क कहां पे दिखेगा? फर्क तुम्हारा इस पॉइंट पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब vt और vw इक्वल नहीं रहे, स्लाइडिंग हो रहा है मतलब vt इज ग्रेटर देन vw, तो नेट रिजल्टेंट किधर आएगा? नेट रिजल्टेंट तुम्हारा उस तरफ आएगा। तो वहीं से आ गया तुम्हारा स्लाइडिंग का कॉन्सेप्ट। अगर स्लिपिंग वाला है, स्लिपिंग में घूम ज्यादा रहा है लेकिन आगे ज्यादा नहीं जा रहा है, मतलब vw इज ग्रेटर देन vt, vw ज्यादा घूम रहा है मतलब vw इज ग्रेटर देन vt, तब भी देखो टॉप पॉइंट का वेलोसिटी उधर ही रहेगा, इधर का भी ऐसे किसी एक एंगल पे ही रहेगा। हो सकता है रूट टू v ना रहे क्योंकि इक्वल वेलोसिटीज नहीं होगा, लेकिन ऐसे किसी एंगल पे होगा। मगर बॉटम पॉइंट में अगर इस डायरेक्शन पे vw इज ग्रेटर देन vt, तो नेट वेलोसिटी एट द बॉटम पॉइंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। वैसे सोचोगे तुम्हारा स्लिपिंग, स्लाइडिंग, प्योर रोलिंग तीनों एक बार में कवर हो जाएगा। अगर तुम कॉर्नर के बेसिस पे घूम रहे हो, उस लॉजिक पे जा रहे हो, एक तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है और वो स्लिपिंग स्लाइडिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस चीज के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? तो दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है वो है एनर्जी का रिलेशन समझना। जब प्योर रोलिंग होता है, याद रखना, रोलिंग के टाइम में चाहे वो प्योर रोलिंग हो चाहे वो स्लिपिंग स्लाइडिंग हो, उस टाइम पे दो एनर्जीज होते हैं, काइनेटिक एनर्जी दो होते हैं। एक एनर्जी होता है वो जो सारे पार्टिकल्स एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, उसकी वजह से एक एनर्जी होता है जिसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। और दूसरा है जो एक्सिस है, जहां पे सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास खुद मूव कर रहा है, इसीलिए उसकी वजह से एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होता है। जब
प्योर ट्रांसलेशनल का बात कर रहे हैं, प्योर ट्रांसलेशन में हर पॉइंट इधर जा रहा है, तब कोई कोई ये जस्ट हाफ एम बी स्क्वायर होगा, जस्ट हाफ एम बी स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट से हाफ एम बी स्क्वायर होगा। जब रोटेशनल का बात कर रहे हैं, रोटेशनल में हर पॉइंट इसके अबाउट घूम रहा है, लेकिन ट्रांसलेशनल कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अगर सोचो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास खिसक ही नहीं रहा है, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगा ही नहीं रोटेशनल में। लेकिन रोलिंग मोशन में ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, इसीलिए एनर्जी विल इन्वॉल्व बोथ। तो फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब जेई मेंस में 90% टाइम तुमको प्योर रोलिंग ही मिलेगा। प्योर रोलिंग के केस में v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, उसके बेसिस पे अगर तुम बिठाओगे, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने एम के स्क्वायर किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने एम के स्क्वायर किया है, क्योंकि ये k जो होता है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये बॉडीज के लिए अलग से डिफाइंड होता है। अगर तुम्हें इसके बारे में इन डिटेल जानना है तो हमारा रोटेशनल मैकेनिक्स का जो लाइव है 1 महीने पहले अराउंड हुआ था, उसको चेकआउट करना, उसमें पूरा इन डिटेल किया हुआ है रोटेशनल मैकेनिक्स। तो तब हाफ एम बी स्क्वायर लेके ये हो गया तुम्हारा नेट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जिसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इंक्लूडेड है। काफी स्टूडेंट समझते हैं ये तो बस ट्रांसलेशनल लिया है, ये जो ट्रांसलेशनल इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है वही तुम्हारा रोटेशनल पार्ट है फॉर प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग नहीं होता है तो चीज कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तब तुम्हें लिटरली ओमेगा को अलग से निकालना पड़ेगा एंड सो ऑन, लेकिन वो चांसेस कम है। अगर स्लाइडिंग स्लिपिंग आए जेई मेंस लेवल पे तो वो मेनली क्वालिटेटिव ही रहेंगे। जेई एडवांस पे आ सकता है कि स्लाइड ये ओमेगा अलग वैल्यू, तब तुम्हें अलग से डिराइव करना पड़ेगा। अब इसका फायदा कहां होता है? एक तो होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा इसके बेसिस पे, और दूसरा चीज होता है इसके बेसिस पे तुम जो एक और कॉमन टाइप का क्वेश्चन है रोलिंग मोशन का, जो कि है रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इसको रिलेटेड काफी सारे यूजफुल टर्म्स तुम निकाल पाओगे। रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन का मतलब है इंक्लाइंड प्लेन एक सर्टेन हाइट के ऊपर से मैंने इसको रिलीज कर दिया, ये रोल करते हुए नीचे जाएगा। अब ये बिहेवियर इज नॉट द सेम एज एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, क्योंकि ब्लॉक जब स्लाइड कर रहा है समझो उस ब्लॉक में सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ वो पूरा का पूरा ब्लॉक के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में जाता। लेकिन यहां पे वो अमाउंट, वो एनर्जी ट्रांसलेशनल में भी जाएगा, रोटेशनल में भी जाएगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ट्रांसलेशनल ही था जो v पे डिपेंड कर रहा था, तो ऑब्वियसली अब ट्रांसलेशन को पूरा mgh नहीं मिल रहा है, थोड़ा पार्ट मिल रहा है, तो v का वैल्यू कम होगा। मतलब अगर एक ब्लॉक स्लाइड करता है वर्सेस कोई बॉडी रोल करते हुए जाता है, जो ब्लॉक का स्पीड है वो ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे उसको काइनेटिक एनर्जी को, उस v को पूरा का पूरा mgh मिला, जबकि रोलिंग के टाइम उस हाफ एम बी स्क्वायर उस v को शेयर करना पड़ा अपना mgh रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ। उस कॉन्सेप्ट से जैसे ही जाओगे प्योर रोलिंग का ही ज्यादातर क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे देखो तुम आराम से निकाल सकते हो स्पीड क्या होगा एट द बॉटम। स्पीड क्या होगा एट द बॉटम? अगर वो हाइट h से नीचे आ रहा है, यहां पे व्हाट इज द स्पीड गोइंग टू बी? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दैट mgh इज द नेट काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं रेस्ट से स्टार्ट किया हूं, इट इज द नेट काइनेटिक एनर्जी। नेट में देखो रोटेशनल वाला पार्ट भी इंक्लूड किए हम, तो उस बेसिस पे तुम्हें वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। वेलोसिटी के अलावा देखो उसी के बदौलत, वेलोसिटी के बदौलत हम निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन और टाइम, क्योंकि एक्सीलरेशन तब वो g sin थीटा नहीं होने वाला है, क्योंकि रोल कर रहा है वो स्पीड भी धीरे धीरे ले रहा है, तो एक्सीलरेशन भी बदल जाएगा। एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा? v तुमको मिल गया, तो अब तुम यूज करो v स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2as। एक चीज का ध्यान रखना, s जो है मेरी इंक्लाइन प्लेन है, हम इसको h बोल रहे हैं और इस चीज को हम s बोल रहे हैं, और एक्सीलरेशन हम लोग इस डायरेक्शन वाला निकाल रहे हैं। तो वहां पे एक्सीलरेशन तो लगाओ, a का वैल्यू मेरे को निकालना है, इनिशियल स्पीड 0 है, यहां पे बॉडी का स्पीड सिर्फ, अब तुम सिर्फ ट्रांसलेशनल से करो, अब रोटेशनल का नहीं सोचना है। वो जो एक्सीलरेशन है वो रोटेशनल में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तुमने v निकाल लिया फाइनल पोजीशन, अब मन मर्जी ट्रांसलेशनल की तरह चलो, क्योंकि ये जो एक्सीलरेशन है, जो भी फोर्स है, वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक्ट कर रहा है, वो टॉर्क नहीं लगाएगा, तो वो रोटेशनल में इंपैक्ट नहीं करेगा उस मोमेंट पे। ठीक है, उसके बारे में अभी तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है।
तो उसको अगर बिठा के s इज इक्वल टू h बाई साइन थीटा वगैरह बिठाते हो तो देखो तुम्हारा एक्सेलरेशन आता है g साइन थीटा नहीं, g साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो g साइन थीटा से कम वैल्यू आएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन। अगर सिर्फ ब्लॉक स्लाइड करता है तो एक्सेलरेशन आता है g साइन थीटा विदाउट फ्रिक्शन, बता रहा हूं, राइट। नेक्स्ट, टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब कितना टाइम ले रहा है आने में, वो भी सेम v इक्वल टू यू प्लस एटी से तुम्हारा आ जाएगा। उसको भी सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर द टाइम। अब ये सारे फॉर्मूलाज अगर तुम्हें याद नहीं हो रहे हैं तो बस डिपेंडेंस याद कर लो। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर के स्क्वायर प्लस आर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और टाइम रूट ओवर ऑफ प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी से ही क्वेश्चन आएगा। और अगर तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछा तो टेक्निकली तुम्हें जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पता है ना, जैसे ए का होता है जी साइन थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस था, बस उसको वहां पे लगा दो। फॉर अ नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इफ इट गोज डाउन बाय अ सर्टेन हाइट रूट 2 GH, और हमने अभी अगर प्रोपोर्शनलिटी याद रखो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तुम्हें फुल फॉर्मूला भी याद आ जाएगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटीज जो है उनको एटलीस्ट तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, और भी अगर फ्रिक्शन वगैरह आ गए उसके बेसिस पे क्या होगा, वो सारी चीजें हमारे डिटेल्ड लेक्चर में दी हुई हैं। तुम उस डिटेल लेक्चर को देख लेना, इसी चैनल पे मिल जाएगा। अगर ये सेशन पसंद आया स्टूडेंट्स, डू लाइक इट, अपने दोस्तों में शेयर करो, उनको भी हेल्प मिलने दो। अभी कंपिटिटिव में ये नहीं है कि उनको पता चल जाएगा मार्क्स उठ जाएगा, वो नहीं होता है। वो अपने ग्रुप में तुम फैलाओगे चीज को तो योर कम्युनिटी एज अ होल विल ग्रो अप, और वो तुमको भी साथ ऊपर लेके आएगा। तो डू शेयर इट with your friends, with all your fellow people with whom you are preparing for your JEE Mains. All the best for JEE Mains. Thank you so much for watching. Catch you all in the next one.